हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूँगा कि पहले जो है वो लेक्चर को कंप्लीट देखें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। उससे क्या होगा कि जो आपको दिया हुआ मैटर है, जो समझाया जा रहा है, वो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर फिर आपको समझ में कम और वो लिखने की प्रवृत्ति वाली वो आदत वो ज़्यादा हो जाती है। तो पहले आप उस चीज़ को आराम समझें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो रासायनिक साम्य के बारे में डिस्कशन किया था कि रासायनिक साम्य अपना क्या है। इस लेक्चर के अंदर जो बात करेंगे वो होंगे अपने रासायनिक साम्य के गुण। तो आज की जो अपनी हेडिंग है वो है रासायनिक साम्य के गुण। अब रासायनिक साम्य के गुण कौन कौन से हैं, इससे जो है वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं यहाँ से भी, और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो रासायनिक साम्य के अपने गुण कौन कौन से हैं, तो रासायनिक साम्य अपने पिछले पढ़ लिया था, तो कुछ चीज़ें तो वहाँ से मिल जाएंगी अपने को, ठीक है। और उस जो अपने ग्राफिकल निरूपण किया था, जो ग्राफ से मैंने समझाया था, वहीं से उसके सारे गुण निकाले जाएंगे। तो रासायनिक साम्य का जो पहला गुण है वो ये कि जो साम्य है, साम्य की प्रवृत्ति गतिक होती है। पहला गुण तो क्या है कि साम्य की जो प्रवृत्ति है वो गतिक होती है, ये इसका फर्स्ट गुण। साम्य का दूसरा गुण क्या, साम्य बंद पात्र में ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर आपका पात्र खुला हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो साम्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। खुले पात्र में जो है वो साम्य प्राप्त कभी भी नहीं होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, साम्य की प्रवृत्ति कैसी होती है, गतिक। ये ध्यान रखना है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो गतिक। साम्य कहाँ मिलेगा आपको, बंद पात्र में ही प्राप्त होगा। तो ये कुछ शब्द हैं, आपको ये ध्यान होने चाहिए, तो वहाँ से आइडिया लगाना आसान हो जाता है कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है। थर्ड वन, तीसरे गुण की बात की जाए तो जो साम्य है वो साम्य रासायनिक साम्य दोनों दिशाओं में गति करता है, दोनों दिशाओं में गति करता है। अब रासायनिक साम्य दोनों दिशाओं में से गति से तात्पर्य क्या था, अपन पिछले भी लेक्चर में देखा था कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो अग्र दिशा में भी होती है, और रासायनिक अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में भी संपन्न होती है। अग्र अभिक्रिया का जो वेग है वो पश्चिम अभिक्रिया के वेग के इक्वल होता है, समान होता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो क्या प्राप्त होता है, साम्य प्राप्त होता है। तो जो रासायनिक साम्य है वो क्या होगा, दोनों दिशाओं में गति करेगा। नेक्स्ट अगला गुण, किसी निश्चित ताप पर साम्य पर किसी निश्चित ताप पर साम्य पर सांद्रता, घनत्व, रंग आदि गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये देखना, किसी निश्चित ताप पर ये कंडीशन है, निश्चित ताप पर जो है वो सांद्रता, घनत्व और रंग, इनके गुणों में जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। किसी निश्चित ताप पर साम्य पर सांद्रता, घनत्व, रंग आदि गुणों में जो है वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ताप निश्चित नहीं है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर ताप निश्चित नहीं है तो ताप निश्चित नहीं है तो साम्य पर जो है वो सांद्रता, घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन हो सकता है। यानी पर्टिकुलर अगर आप
सांद्रता बढ़ाओगे तो सांद्रता आप किसकी बढ़ा रहे हो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हो कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। अगर अभिकारक की सांद्रता है तो अभिक्रियाकर दिशा में हो जाएगी, और अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, पश्य दिशा में हो जाएगी। तो इस शब्द का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ताप आपने फिक्स नहीं किया है तो ये स्थिति चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। लेकिन अगर आपने ताप फिक्स कर दिया, उसके बाद में आप अध्ययन कर रहे हो उस चीज़ का, तो साम्य पर आपको जो है अभिकारक उत्पाद, इनके लिए जो संबंधित सांद्रता, घनत्व, रंग है, इनके गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले गुण की बात करें, किसी रासायनिक साम्य, किसी रासायनिक साम्य पर उत्प्रेरक का सामान्यतया धनात्मक प्रभाव होता है। अर्थात किसी रासायनिक साम्य पर उत्प्रेरक का सामान्यतया धनात्मक प्रभाव होता है। अब धनात्मक प्रभाव का क्या तात्पर्य है? धनात्मक प्रभाव का तात्पर्य है उत्प्रेरक के संदर्भ में कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है वो रासायनिक साम्य बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है। ठीक है, यानी रासायनिक साम्य अपने को तेजी से प्राप्त हो जाएगा। मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में अगर 5 घंटे लगते हैं, तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपने बाहर से कुछ उत्प्रेरक मिलाकर संपन्न करवाया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि रासायनिक साम्य जो है वो 5 घंटे के बजाय हो सकता है 2.5 घंटे में भी हो जाए, 3 घंटे में भी हो जाए, 2 घंटे में भी हो जाए। तो जो उत्प्रेरक है वो रासायनिक साम्य को शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद करता है। सामान्यतः बोला है मैंने, ध्यान रखना ये, क्योंकि उत्प्रेरक के बारे में मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि उत्प्रेरक जो है वो 2 प्रकार का होता है। उत्प्रेरक वर्धक भी होता है, उत्प्रेरक संदमक भी होता है। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, साम्य को तेजी से स्थापित कर देगा। लेकिन अगर मेरा ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो वो साम्य को जो है वो उतनी ही देरी से स्थापित करेगा, यानी साम्य प्राप्त होने में लंबा समय लग जाएगा, सामान्य समय की तुलना में भी लंबा समय लग जाएगा। ऋणात्मक का अर्थ होता है साम्य को, यानी उस प्रक्रिया को अवरोधित करना, रुकावट डालना। तो धनात्मक साम्य को तेजी से स्थापित करेगा, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है वो साम्य को थोड़ा देरी से स्थापित करता है, जो उसकी मूल अवस्था है स्थापित होने उससे थोड़ा देरी से स्थापित होगा। तो सामान्यतः की बात की जाए, जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है, कुछ नहीं कहा जाता है, तो यही माना जाता है कि सामान्यतः जो मेरा उत्प्रेरक है वो कैसा है, धनात्मक है। पॉजिटिव सोच के चलना पड़ता है। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा उत्प्रेरक को धनात्मक मानना है, और अगला लिख के दे कि धनात्मक उत्प्रेरक हो तो क्या हो, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो क्या है। ठीक है, तो किसी रासायनिक साम्य पर उत्प्रेरक का सामान्यतः धनात्मक प्रभाव होता है। अर्थात इसमें आप लिख सकते हो, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य शीघ्रता से स्थापित होता है। पूरा कंटिन्यू कर लेना इसे। उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य शीघ्रता से स्थापित होता है। साम्य शीघ्रता से स्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले गुण की बात की जाए इसमें, तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला गुण, साम्यावस्था पर, अगला गुण है साम्यावस्था पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता निश्चित होती है।
अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? निश्चित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगले हिस्से की बात की जाए तो अगला है साम्यावस्था। साम्यावस्था पर यदि अभिकारक व उत्पाद, इसमें ध्यान रखना है, साम्यावस्था पर यदि अभिकारक व उत्पाद भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हों, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हों, तो उसे विषमांगी साम्य, तो उसे विषमांगी साम्य, तो उसे विषमांगी साम्य कहा जाता है। ठीक है, यानी अपने अभिकारक की और उत्पाद की जो है वह भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाता है? आपका विषमांगी साम्य कहलाता है। जैसे इसकी बात करूं मैं, अपने पास एक अभिक्रिया है, जैसे इस कथन के लिए, इस गुण के लिए बात करूं, एग्जाम्पल है उसका, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, सब जानते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है। जब आप इसे गर्म करते हो तो इससे बनता है CaO प्लस CO2। CaO ये ठोस अवस्था में है, लेकिन ये गैस अवस्था के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ जो ये अवस्था है जिसमें अभिकारक ठोस में है, एक उत्पाद ठोस में है, लेकिन उत्पाद में क्या है? गैसीय अवस्था में भी उपस्थित है। तो अवस्थाएं जो है वो भिन्न भिन्न हो गई, एक जैसी अवस्था नहीं है अभिकारक और उत्पाद की। तो जब भिन्न भिन्न अवस्थाएं हों तो वो कहलाता अपना विषमांगी साम्य। ठीक है, नेक्स्ट अगला गुण दिया जा सकता है, यदि साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर यदि अभिकारक व उत्पाद समान भौतिक अवस्थाओं में, समान भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो तो वो कहलाता है समांगी, समान भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो तो उसे समांगी साम्य, समांगी साम्य कहते हैं। तो उसे समांगी साम्य कहते हैं। अब समांगी साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद सबकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान हो। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए समांगी साम्य के लिए, तो N2 मेरे पास गैस है प्लस थ्राइज-H2 ये मेरे पास गैस अवस्था में है, इससे बनता है ट्वाइज NH3। अगर ये मेरे पास गैस अवस्था में है तो अभिकारक भी गैस अवस्था में है, उत्पाद भी गैस अवस्था में है, तो सबकी अवस्था क्या हो गई? एक जैसी हो गई। और जब सबकी अवस्था एक जैसी होती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो स्थिति कहलाती है समांगी साम्य अवस्था। ठीक है, तो ये आपकी समांगी साम्य अवस्था और ये आपकी विषमांगी साम्य अवस्था। तो इनको पहचाना तो बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल दिया हो तो पहचाना बहुत सिंपल है कि समांगी कौन सा और विषमांगी कौन सा है। कुछ में ये होता है कि कभी कभार क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाता है, कुछ बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं उसके अंदर कि मान लो सर ये सॉलिड में है, इनमें एक अंतर, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, यानी अभिकारक भी और उत्पाद भी सबकी अवस्था एक जैसी, जैसे ये यहाँ दे रखा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ इसने उत्प्रेरक शामिल कर दिया और उस उत्प्रेरक की अवस्था अगर भिन्न है, जैसे ये सब ठोस अवस्था में, सब द्रव अवस्था में, सब गैस अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक अगर भिन्न अवस्था में आ गया तो भी उस कंडीशन के अंदर वो क्या होगा? विषमांगी साम्य होगा। यानी अवस्थाएं अप टू आपकी उस अभिक्रिया में जितना भी कुछ दिया हुआ है, उत्प्रेरक हो, अभिकारक हो, उत्पाद हो, कुछ भी दिया हुआ हो, अगर उन सब की अवस्थाएं एक जैसी हैं तो समांगी साम्य है। और कोई भी एक डिफरेंट मिल गया, कोई भी एक अलग मिल गया तो वो कैसा हो जाएगा? आपका विषमांगी
साम्य। यह आपका समांगी और विषमांगी के लिए। नेक्स्ट अगले गुण की बात करें तो सिंपल गुण है, थ्योरेटिकल में से आपको ऑब्जेक्ट में थोड़ा सावधानी से पढ़ना है। नेक्स्ट अगला गुण लिखो, साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्य अभिक्रिया की दर के समान होती है। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्य अभिक्रिया की दर के समान होती है। ठीक है, आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड, इन दोनों अभिक्रियाओं की दर क्या हो जाएगी, परस्पर समान हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा जैसे अभिक्रिया स्थिर हो गई है, रुक सी गई है, लेकिन वास्तविकता में अभिक्रिया स्थिर नहीं होती है। साम्यावस्था पर रासायनिक अभिक्रिया निरंतर गति करती रहती है। यानी इसको अगर मैं समझूं, इस पॉइंट को समझूं, तो इसके लिए एक सीधा सा तरीका है मेरे पास। जैसे मेरे पास एक लाइन है, एक पूरी रो है, ठीक है, उस लाइन में 10 बच्चे बैठे हुए हैं। आ गई बात समझ में, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। अब बाहर से एक कैंडिडेट आता है, एक बच्चा आता है, और टीचर्स को क्या है कि उस बच्चे को उसी लाइन के अंदर बैठाना है जिसके अंदर 10 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं। उस लाइन के अंदर ही उस स्टूडेंट को बैठाना है। अब 10 बच्चे पहले से हैं, एक बच्चा आ गया, यानी 2 चीज़ें हो गई, अभिकारक ए तो हो गए वो 10 बच्चे, प्लस अभिकारक बी यानी वो 11वां बच्चा जो बाहर से आया है। तो ये 2 अभिकारक हो गए, 10 बच्चे प्लस वो एक बच्चा। अब ये दोनों क्रिया करते हैं। क्रिया कौन करेंगे, वो 10 बच्चे प्लस वो जो बाहर से आया है एक बच्चा, ए प्लस बी, इनमें क्रिया होगी। तो इनमें क्रिया कैसे होगी कि टीचर क्या करता है कि उस 11वें बच्चे को उस लाइन में बैठाता है, उनकी उस बेंच के ऊपर बैठाता है। तो जैसे वो उस लड़का उस बेंच के ऊपर बैठेगा, उस टेबल के वहाँ ऊपर बैठता है, स्टूल पे बैठता है, तो बैठने के दौरान क्या होगा, तुरंत दाब की प्रक्रिया होगी, धक्का लगने की प्रक्रिया होगी। वो इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से होती है कि जो उस लाइन के कोने में जो स्टूडेंट बैठा हुआ वो नीचे गिरेगा। जैसे वो नीचे गिरता है तो वो पुनः वापस क्या करता है कि ऊपर बैठने की कोशिश करता है, अपनी जगह वापस लेने की कोशिश करता है। तो फिर जो इधर कोने में जो बैठा हुआ है वो बच्चा नीचे गिरता है। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती रहती है। यानी लड़ाई इस जो एक स्टूडेंट खड़ा है जो बैठने और एक जो बैठा हुआ है कोने पर, उनके बीच में है। उन दोनों के बीच में ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से होती है कि उस परिवर्तन को देखा नहीं जा सकता। तो ये वो प्रक्रिया से लगती है कि 10 के 10 ही बैठे हुए हैं, अभी भी 10 ही बैठे हुए हैं। तो वो प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। तो ना तो आप अग्र अभिक्रिया की दर को देख पाते हो, ना पश्य अभिक्रिया की दर को देख पाते हो। सब कुछ स्थिर सा लगता है, लेकिन वास्तविकता में स्थिर नहीं है। वो बैठते रहते हैं, खड़ा होता रहता है, बैठते रहते हैं, खड़ा होता रहता है। तो ये निरंतर प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो वहाँ क्या होता है कि जब साम्य मान लिया जाता है तो साम्य पे अग्र अभिक्रिया की दर और पश्य अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अंतर देख नहीं पा रहे कि 11 बच्चे बैठ गए, कि 9 बच्चे बैठे हैं, कि 10 बैठ, यानी अंतर नहीं कर पाते। जब अंतर नहीं हो पाता वो अवस्था कहलाती है अपनी साम्य अवस्था। ठीक है, तो ये अपनी जो है वो साम्य अवस्था के गुण। अब एक क्वेश्चन जो मन में आता है वो ये कि मान लो अगर आपको वो क्वेश्चन के अंदर अभिक्रिया आपको लिख के दे दी, कोई भी आपको अभिक्रिया लिख के दे देता है, जैसे लिख के दे दिया आपको अभिक्रिया A प्लस B, इससे बन रहा है C प्लस D। ये अभिक्रिया जो है वो मेरी है फॉरवर्ड यानी अग्र में, और ये है बैकवर्ड, ये है मेरी पश्चिम में। अभिक्रिया आगे की ओर भी संपन्न हो रही है और अभिक्रिया पीछे की ओर भी संपन्न हो रही है साम्य अवस्था में। मान लो अगर वो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताता है कि अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है कि पीछे की ओर संपन्न हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या माना जाए। कहीं नहीं रहा है कि अभिक्रिया आगे चल रही है या पीछे की ओर चल रही है, तो फिर क्वेश्चन किसको आधार मान के सोल्व किया जाए। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति हो कि अभिक्रिया के बारे में कह नहीं रहा है कि आगे की ओर चल रही है या पीछे की ओर चल रही है,
तो उस कंडीशन के अंदर अभिक्रिया को हमेशा जो अपने को है वो अग्र दिशा में मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अभिक्रिया हमेशा जो है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर बढ़ रही है, यानी अग्र दिशा में संपन्न हो रही है। तो सारा काम अग्र दिशा में संपन्न करते हुए आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है। और अगर लिख के देता है कि पश्च अभिक्रिया के लिए बताइए, अग्र अभिक्रिया के लिए बताइए, आपको निर्देश देता है, तो फिर आपको उसी के अनुसार वर्क करना है, काम करना, अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब ना तो अग्र के बारे में दिया है ना पश्चिम के बारे में दिया है, क्वेश्चन को किस आधार पर सोल्व किया जाए। तो जब नहीं बताता है तो हमेशा आप आगे की ओर मानते हुए अभिक्रिया को सोल्व करो कि अभिक्रिया हमेशा आगे की ओर बढ़ रही है। और अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि आगे है या पीछे की ओर है, तो आपको उसी के अनुसार फिर काम करना होगा, फिर अपने मनमर्जी के अनुसार काम नहीं करना है। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं इसमें। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, नोट डाल के भी इस पॉइंट को बोलने का डर तो नोट डाल के पॉइंट भी आप लिख सकते हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दिशा के बारे में नहीं बताया जाए, अभिक्रिया की दिशा के बारे में नहीं बताया जाए, तो अभिक्रिया को हमेशा अग्र दिशा में मानकर, तो अभिक्रिया को हमेशा अग्र दिशा में मानकर प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन जो आता है वो कथन यही, ये वाला कि साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर की क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ एक चीज और होती है कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, इसमें ये होता है कि जो सांद्रताएं हैं, साम्यावस्था पर जो सांद्रताएं होती हैं, जो अपन ने पीछे गुण में भी ले लिया, अग्र अभिक्रिया में जो है वो सांद्रता परिवर्तन और पश्च अभिक्रिया में जो सांद्रता परिवर्तन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सांद्रताएं जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, स्थिर से होती हैं साम्यावस्था पर। जब सांद्रताएं स्थिर होती हैं तभी तो वो क्या गति क्या आपको दिखाई देती है, स्थिर दिखाई देती है। थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान रखना पड़ता है, गुणों को जब आप रटो तो यूँ रटना, रटन विद्या वैसे मत रखना, ये थोड़ा सेंटेंस को भी समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, जहाँ डाउटफुल थी बात वो मैंने बता दी कि आपको जब अभिक्रिया के बारे में नहीं बताया जाए तो कैसे सॉल्व करना है, वहाँ ज़्यादा डाउट होता है। बाकी तो और नॉर्मली सिंपल गुण है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, खुद कन्फ्यूज क्रिएट कर लो वो एक अलग बात है। क्लियर, तो ये अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों के बात। अब यहाँ से रिलेटेड जो अपने पास क्वेश्चंस हैं, यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अपने पास बनते हैं या पूछे हुए भी हैं, तो उनको लें। तो यहाँ मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा, जैसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अभिक्रिया P से Q, अभिक्रिया, या आप साथ साथ लिख सकते हैं, उसके बाद में समझने का काम साथ हो जाएगा। अभिक्रिया P से Q में साम्य तब होगा जब, साम्य तब होगा जब। अब पहला ऑप्शन है P का Q में 50% सॉरी 90% परिवर्तन हो, 90% परिवर्तन हो। दूसरा, P का Q में 50% परिवर्तन हो। C, P का Q में P की Q में परिवर्तन की दर, कॉमा, क्योंकि P में परिवर्तन की दर समान हो। ठीक है, परिवर्तन की दर जो है वो क्या हो, समान हो। और D, P का
Q में पूर्णतया परिवर्तन होता हो, पूर्णतया परिवर्तन होता हो। यानी P और Q में साम्य जो है, किसके बारे में बात हो रही है? साम्य। साम्य कब होगा? तो यहां अपना जो है वो आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट बताओ, इसमें आंसर क्या होगा? P का Q में साम्य में परिवर्तन कब होगा? P का Q में साम्य में परिवर्तन ये हो सकता है कि P Q में, यानी ये P Q में 90% बदल जाए, यानी ये तो 90% और ये 10% ही रहे। P का Q में 50% कि ये जो है वो 50% ही परिवर्तित हो, ये भी नहीं, संभव नहीं है। P की Q में परिवर्तन की दर मतलब अग्राभिक्रिया की दर, और Q की P में परिवर्तन की दर, Q की P में परिवर्तन की दर यानी पश्चाभिक्रिया की दर वो क्या हो? समान हो। ये आंसर अपना ठीक होगा। P की Q में अग्राभिक्रिया और Q की P में पश्चाभिक्रिया। जब अग्राभिक्रिया की दर और पश्चाभिक्रिया की दर जो है वो समान हो जाती है तो वो अवस्था क्या कहलाती है? अपनी साम्य अवस्था। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा सी। पूर्णतया परिवर्तन हो तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। पूर्णतया P Q में पूर्णतया बदल गया तो अनुत्क्रमणीय। तो ये तो अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अब इसी से रिलेटेड है, ये इसी चीज से जुड़ा हुआ है। देखो लैंग्वेज क्या बनती है क्वेश्चन की, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि चीज सर वो तो एक ही चीज हो गई। लैंग्वेज क्वेश्चन की किस तरीके से बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जब अग्र अभिक्रिया की दर कॉमा पश्य अभिक्रिया की दर के समान या बराबर के समान हो तो उस अवस्था को कहा जाता है। उस अवस्था को कहा जाता है। पहला ऑप्शन जो है वो है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अवस्था है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अवस्था। बी है उत्क्रमणीय अवस्था। सी है उपरोक्त सभी, और डी है साम्य। अनुत्क्रमणीय अवस्था, उत्क्रमणीय अवस्था, उपरोक्त सभी और साम्य। तो अग्र अभिक्रिया की दर पश्य अभिक्रिया की दर के समान हो। तो जब पीछे वाला क्वेश्चन था अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, एक तरीके से वो क्वेश्चन ही तो है ये। वहाँ अभिक्रिया दे के आपको वो चीज़ पूछी हुई है, फिर यहाँ पे आपको हिंदी की टर्म लिख के दे दी कि अग्र अभिक्रिया की दर पश्य अभिक्रिया की दर क्या हो गई? समान हो गई। तो जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्य अभिक्रिया की दर के समान होती है तो अवस्था क्या कहलाती है? साम्य कहलाती है। इसमें जो है वो कुछ बच्चे ये भी करके आते हैं उत्क्रमणीय अवस्था। उत्क्रमणीय अवस्था से बेटर जो है वो है साम्य। साम्य उत्क्रमणीय अवस्था में ही जो है वो संभव है, ठीक है कि नहीं। तो इस शब्द के बजाय जो बेटर शब्द यूज में लिया जाता है उस अभिक्रिया के लिए, वो क्या अवस्था होती है? अवस्था की बात करें तो वो अवस्था कहलाती है अपने पास साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में ही ऐसी स्थिति होती है। क्लियर है? तो यहाँ दोनों आंसर ठीक लग रहे हैं। ये उत्क्रमणीय में भी ठीक लग रहा है सोचने के लिए, ज़्यादा डीपली सोच जाओगे, और साम्य भी है ही है, वो चीज़ अपन पढ़ ही रहे हैं। तो कन्फ्यूजन यहाँ इन दो जगह हो जाता है। तो जो परफेक्ट आंसर है अपना, जो सबसे सही आंसर वो है साम्य अवस्था। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, एक रासायनिक अभिक्रिया में
एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है। उत्प्रेरक का कार्य है। नंबर 1, पहला, साम्य को उस दिशा में परिवर्तित करना, साम्य को उस दिशा में परिवर्तित करना जिसमें उत्पादों की, साम्य को उस दिशा में परिवर्तित करना जिसमें उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो। ठीक है। सेकंड, बी, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करना, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करना। थर्ड, साम्य को शीघ्रता से स्थापित करना। और डी है बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। अब यहाँ जो है आपको थोड़ा सावधानी से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साम्य को उस दिशा में देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का रोल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। साम्य को उस दिशा में परिवर्तित करना जिसमें उत्पादों की सांद्रता। मैंने ये कभी नहीं कहा पीछे जब साम्य की बात हो रही हो कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया को उत्पादों की ओर, उत्पाद ज़्यादा बनाएगा और अभिकारक कम रखेगा। वहाँ मैंने कथन बोला था कि उत्प्रेरक जो है वो साम्य को शीघ्रता से स्थापित करता है, तेजी से, साम्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो है, ये तो तुरंत मिल रहा है, साम्य को शीघ्रता से स्थापित करता है, ये अपने आंसर मिल गया। लेकिन साम्य को शीघ्रता से स्थापित कब करता है ये उत्प्रेरक, ये उस कंडीशन के अंदर करेगा। तो इसको यूँ समझो, मुझे जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर मुझे पहाड़ी से वापस नीचे भी आना है। तो ऊपर चढ़ने की दर और नीचे की चढ़ने की दर जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो अब ऊपर चढ़ने की दर और नीचे ही चढ़ने की दर बराबर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगर मैं स्वतः खुद की बात करूँ तो मुझे वो टाइम जो है एक अभिक्रिया को मानते हुए है, ये नहीं कि हाँ चढ़ रहे हैं तो वो दर इक्वल हो गई, ये समझने का तरीका है। तो ऊपर चढ़ने की दर और नीचे चढ़ने की दर अगर मैं खुद अपने लेवल पे करता हूँ तो हो सकता है इक्वल सी रहे। लेकिन एक मान लिया कि इक्वल सी है, लेकिन मैं वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करूँ, ऐसी स्थिति बनाऊँ कि वो प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से, जैसे मुझे ऊपर चढ़ने की दर और नीचे उतरने की दर में जो है वो जैसे मान लो 1 घंटा लगता है। ठीक है। जैसे मुझे किसी पहाड़ी के ऊपर जो है वो देव स्थान है, उसके ऊपर मुझे दर्शन करने हैं, वहाँ जाके आना है, मैं वहाँ दर्शन करके आ रहा हूँ और वापस नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, वो मान लो कि वो प्रक्रिया के अंदर मुझे 1 घंटा लगता है। अब मैंने क्या किया, वहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, मैंने उत्प्रेरक मिलाया, मैंने एक मशीनरी ले ली। ठीक है। उस मशीनरी की मदद से क्या होता है कि मेरे ऊपर जाने की दर और वापस नीचे आने की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो वो मशीन जो है वो किसका काम कर रही है, उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो उससे क्या होगा कि उस मशीनरी की वजह से मेरी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर रहेगी। एनर्जी जो है उसमें, यानी जो मेरी सक्रियण ऊर्जा है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मैं एक्टिव महसूस करूँगा खुद को। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सक्रियण ऊर्जा की एनर्जी उस बैरियर में, पहाड़ी वाले जो मानते हैं कि जो ऊंचाई है वो उस पहाड़ी की सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिव एनर्जी है कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, अब आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए उतनी एनर्जी खुद में होनी चाहिए तो वहाँ पहुँच जाओगे। उतनी एनर्जी नहीं है तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक जो है वो सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है। मुझे यूँ लगता है, मैं मशीनरी के अंदर बैठ के जा रहा हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि इसमें जो है ऊँचाई है ही नहीं, मैं तो आराम से वहाँ पहुँच गया और वापस नीचे आ गया। तो एक तरह से उत्प्रेरक का काम वही है। तो उत्प्रेरक साम्य को तो शीघ्रता से स्थापित करता है, लेकिन वो साम्य शीघ्रता से कब स्थापित होता है
कि वो उत्प्रेरक क्या करेगा, उसकी सक्रियण ऊर्जा की मान में क्या कर देगा, कमी कर देगा। सक्रियण ऊर्जा की मान में जब कमी हो जाएगी तो साम्य जो है वो तेजी से अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। और ये काम करता है कौन, हमेशा धनात्मक उत्प्रेरक। जब कुछ नहीं माना जाता है तो हमेशा क्या मानते हैं अपन, धनात्मक उत्प्रेरक मानते हैं। तो ये उत्प्रेरक जो है वो दो काम करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करता है। जैसे सक्रियण ऊर्जा की मान में कमी हो जाएगी तो साम्य जो है वो शीघ्रता से स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ जो अपना आंसर होगा वो होगा बी व सी दोनों, क्योंकि ये चीज़ कम मिलती है, ये चीज़ ये कम होगी तब मिलती है। और अगर ये चीज़ बढ़ गई तो साम्य जो स्थापित होने वाला है उसमें टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो नॉर्मली होना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे नॉर्मली का मतलब मैं साधारण रूप से पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हूँ और उतर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहाड़ी में अवरोध कर दिए, बीच में जो है वो मैंने फिसलन तेल डाल दिया, जहाँ सीढ़ियों से मैं चढ़ रहा हूँ वहाँ तेल डाल दिया, तो अब तेल जो है वो बाहर से डाला, इसका मतलब वो उत्प्रेरक है। अब वो क्या करेगा, मेरे चढ़ने की दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जहाँ मैं ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ रहा हूँ उसमें अगर मुझे 1 घंटा लगता है तो अब मुझे जो है वो 3 घंटे लगेंगे, ऊपर जाकर वापस नीचे आने में 3 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे, तो टाइम बढ़ गया अब। ठीक है, तो इस तरीके से सक्रियण ऊर्जा की मान में कमी और वृद्धि के फलस्वरूप साम्य में भी क्या होता है, चेंज होता है। निर्भर करता है उत्प्रेरक धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो इसमें ये नहीं कहा है धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो किसको मानोगे, हमेशा धनात्मक को मानोगे। और धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा में कमी करता है और साम्य को शीघ्रता से स्थापित करता है। तो यहाँ जो आंसर हो गया वो हो गया मेरा बी व सी दोनों। क्लियर। ये अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। एक अभिक्रिया में हो सकता है लैंग्वेज एक जैसी हो, एक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर किसके द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है, या यूँ हो सकते हैं अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर किसके द्वारा प्रभावित होती है, किसके द्वारा प्रभावित होती है। प्रभावित होती है, पहला ऑप्शन ताप, उत्प्रेरक और अवस्था, और डी है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दर है वो किसके द्वारा जो है वो प्रभावित होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया दर इन सब के द्वारा प्रभावित होती है। तो अपना आंसर तो यहाँ हो जाएगा सीधा सा है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के द्वारा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन यह है दोनों दिशाओं में गतिमान, बी यह एक
निश्चित दिशा में गतिमान। सी, यह स्वतः गतिमान। और डी, उपरोक्त सभी। ये तो बड़ा लालची है, उपरोक्त सभी। इसको देखकर जो है वो मुंह में पानी आ जाता है, उपरोक्त सभी। या फिर मुंह में पानी आ जाता है बी व सी दोनों, ए व सी दोनों, इस तरीके। इन दो चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है कि आंसर यही है, ए व सी दोनों है, बी व सी दोनों है, या उपरोक्त सभी। इनमें तो टूट पड़ते हैं ऐसे कि ऐसे दिखते हैं, हाँ उपरोक्त सभी। पढ़ा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, रटन विद्या बैठी हुई है दिमाग के अंदर। एक दो क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी मिल गया, आगे वो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी उपरोक्त सभी की आंख बंद कर टिक लगाते हैं। तो मेरा बच्चों से निवेदन है, आप लोगों से ये निवेदन है कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में सोल्व करें। ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी हो, या बी या सी, ए सी दोनों, इस तरीके के आंसर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो आंसर मेरा पहला ही है, पहले आंसर में मिल गया। यह दोनों दिशाओं में गतिमान होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र दिशा में भी चलती है और पश्चिम दिशा में भी चलती है। अग्र अभिक्रिया की दर पश्चिम अभिक्रिया की दर बराबर होती है, वो कहलाती है साम्य। और साम्य में कहाँ होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होता है। एक निश्चित दिशा में गतिमान, यानी आगे की ओर ही चल रही है या पीछे की ओर ही चल रही है। तो पीछे की ओर तो तब चलेगी जब अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा अभिक्रिया आगे की ओर ही बढ़ती है। तो ऐसा कभी नहीं होता है उत्क्रमणीय के अंदर, तो वो तो अनुत्क्रमणीय हो गई, एक ही दिशा में चलेगी। यह स्वतः चलती है, उत्क्रमणीय स्वतः नहीं चलती है, कंडीशन बनाई जाती है इसके लिए। पात्र क्या रखा जाता है? बंद रखा जाता है। बंद होगा तभी तो उत्क्रमणीय होगी, अगर आपने खुला रख दिया तो एक ही दिशा में चलेगी। तो ये दो ऑप्शन तो गए, उपरोक्त सभी तो है ही नहीं। जब दोगे तो उपरोक्त सभी कहाँ से आएगा? तो मेरा मेन आंसर क्या हो गया? ये है दोनों दिशाओं में गतिमान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने अभी तक पढ़ा है इसके अंदर साम्य के अंदर, उससे क्वेश्चंस को उठाया है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मान लिया थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस के भी बारे में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करूँगा। फिलहाल अभी अपन इस लेक्चर के अंदर इतना ही सम्मिलित रखेंगे, क्योंकि इससे फिर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है मैटर, तो पढ़ने में और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप यहाँ तक इस चीज़ को देखें कि क्वेश्चन की वैरायटी, टाइप एक जैसा ही, आंसर भी एक जैसा है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से घुमाई जा सकती है। क्लियर है? तो इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी और हैं, और करवाऊँगा, उनको नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।